प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्मृति के सरल साइंस समाधान की कक्षा में। और इससे पहले कि हम अपने प्रश्न उत्तर पर जाएं, मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूं और आपसे पूछना चाहती हूं कि आप सब कैसे हैं, और उम्मीद करती हूं कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो चलो शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 1। नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। प्यारे बच्चों, हम सब चैप्टर पढ़ चुके हैं और हम जानते हैं कि फसल किसे कहते हैं, ऋतुओं के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती है, फसल में कौन कौन सी कृषि पद्धतियों का इस्तेमाल किया जाता है, और अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए अच्छी किस्म के बीज और अच्छी तरह से अपनाई गई कृषि पद्धतियों का क्या असर होता है। इसके अलावा खाद और उर्वरक के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो इन्हीं सब बातों पर आधारित रहेंगे हमारे प्रश्न उत्तर। तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और नीचे हमें शब्द दे रखे हैं, तैरने, जल, फसल, पोषक और तैयारी। इन्हीं शब्दों को हमें एक एक करके उचित जगह पर भरना होता है। तो पहला भाग देखते हैं। एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को डैश कहते हैं। आप सब जानते हैं, बताइए क्या कहते हैं? बिल्कुल ठीक, फसल कहते हैं। ख भाग की ओर बढ़ते हैं। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की डैश होती है। यानी कोई भी काम करने से पहले हमें क्या करनी होती है? तैयारी। तो इसमें हम क्या भरेंगे? तैयारी। बढ़ते हैं अगले भाग की ओर। क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर डैश लगेंगे। हमने चैप्टर में पढ़ा था, आपको याद ज़रूर होगा कि अगर बीज अच्छे किस्म के नहीं होते, क्षतिग्रस्त होते हैं, तो वो पानी की सतह पर तैरने लगेंगे। वेरी गुड। नेक्स्ट भाग की ओर बढ़ते हैं। फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से डैश तथा डैश आवश्यक है। बताइए क्या आवश्यक है? जल तथा खनिज लवण। और अब इनके उत्तर हम आगे अगले पेज पर देखेंगे, जो कि हमने लिख कर आपके लिए रख दिए हैं, कि अगर आपने स्किप कर दिए या आपसे छूट गए तो यहाँ से देखकर आप लिख लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा है मैच द कॉलम्स। तो ये प्रश्न है जो आपको सामने नज़र आ रहा है, इसका आंसर नेक्स्ट पेज पे है। हमारा पहला भाग है खरीफ फसल, यानी हमें उदाहरण देना था, सामने वाले कॉलम से मैच करना था। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि खरीफ की जो फसल होती है वो ऐसी फसल होती है जिसे बहुत पानी की आवश्यकता होती है और गर्मी की भी आवश्यकता होती है। तो ऐसा हमारा जो इस कॉलम बी में हमारा जो ऑप्शन है वो है धान एवं मक्का। नेक्स्ट है हमारा रबी की फसल। रबी और सर्दी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बोलने में सेम सा साउंड कर रहा है, यानी ऐसी फसल जो सर्दियों में उगाई जाती है और गर्मियों में काटी जाती है। तो आप सब जानते हैं कि हमारे पास जो फसल है इस कॉलम में जो हमें मैच करना है वो है गेहूं, चना और मटर। अगला भाग है रासायनिक उर्वरक। तो जो आपको नज़र आ रहा है नेक्स्ट कॉलम में, वो हमें रासायनिक उर्वरक के कुछ उदाहरण हैं, जो कि है यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट। नेक्स्ट हमारा भाग है कार्बनिक खाद। कार्बनिक खाद जो हम पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष से बनाते हैं। तो ये हमारा हो गया है प्रश्न। इस प्रश्न
को करने के बाद अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है प्रश्न नंबर 3। निम्न के दो दो उदाहरण दीजिए, खरीफ की फसल और रबी की फसल। प्यारे बच्चों, ये अभी अभी हमने किया, पिछले प्रश्न में भी और पाठ के दौरान भी हमने बहुत अच्छे से ये चीज़ें डिस्कस करी थी कि खरीफ की फसल को अधिक तापमान और अधिक पानी की आवश्यकता होती है। तो जब भी हम अधिक पानी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो बात आती है वो है धान की फसल और मक्का की फसल। इसके साथ ही हमारे पास कुछ और उदाहरण भी हो सकते हैं, सोयाबीन, मूंगफली और कपास आदि। अगर हम रबी की फसल की बात करें तो सर्दियों में जो मुख्य तौर से फसलें उगाई जाती हैं वो है गेहूं, चना, मटर, सरसों आदि। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न और इसका आंसर आपको अच्छे से समझ आया होगा। और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है प्रश्न नंबर 4। निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। प्यारे बच्चों, हम एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे। पहला है मिट्टी तैयार करना। देखो, फसल उगाने से पहले उसके कुछ चरण होते हैं, जिसमें पहला है मिट्टी तैयार करना। तो इसे हम इस प्रकार लिखेंगे, फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना पहला कदम है। कृषि में सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक मिट्टी को पलटना और इसे ढीला करना है। इससे जड़ें मिट्टी में गहराई तक प्रवेश कर सकती हैं। ढीली मिट्टी से केंचुओं और जीवाणुओं के पनपने में मदद मिलती है, जो किसान के मित्र हैं और यह मिट्टी में ह्यूमस मिलाते हैं। तो जैसा हमने पढ़ा, अगर हम इसको एक एक लाइन को थोड़ा सा समझे कि सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य होता है वो है मिट्टी को पलटना। अब देखो, मिट्टी पलटने से क्या होगा कि जो हमारी मिट्टी है वो थोड़ी पोली हो जाएगी, वो उतनी सख्त नहीं रहेगी। अब जब वो ढीली हो जाएगी, पोली हो जाएगी, तो उसमें ऑक्सीजन बहुत अच्छे से चली जाएगी और जो पौधे की जड़ें हैं वो भी और अधिक गहराई तक चली जाएंगी और वो पौधे को मजबूती से मिट्टी में पकड़ के रखेंगी। दूसरा, जब मिट्टी पोली हो जाएगी तो उसमें केंचुए जैसे जीव और सूक्ष्म जीव जो कि जीवाणु होते हैं वो भी आसानी से पनप जाएंगे और ये अपना कार्य करेंगे कि वो मिट्टी को अ, खनिज लवण से भरपूर कर देंगे, उसमें ह्यूमस मिला करके। प्यारे बच्चों, अगला जो हमारा चरण है जिस पे हमें पैराग्राफ लिखना है वो है बुआई। बुआई, जैसा कि नाम से पता चलता है कि बुआई का अर्थ है खेत में फसल प्राप्त करने के लिए बीजों को बोना। अब जब हमने मिट्टी अच्छे से तैयार कर ली तो ये उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण एक चरण होता है कि बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। बुआई से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीज चुने जाते हैं। अच्छी किस्म के बीज स्वच्छ और स्वस्थ होते हैं। बीज को सीड ड्रिल, हल या हाथ से बोया जा सकता है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। और बढ़ते हैं अपने अगले चरण की ओर, जिसे हम कहते हैं निराई। प्यारे बच्चों, आप सब अभी भी अ, उस बात को याद रखे होंगे कि निराई किसे कहते हैं। हमने डिस्कस किया था कि जब भी हम बीज उगाते हैं तो बीजों के साथ साथ कुछ ऐसे पौधे भी खेत में पैदा हो जाते हैं जो हमने उगाए ही नहीं थे। ऐसे पौधों को हम अवांछित पौधे कहते हैं और इनको हम जो नाम देते हैं वो होता है खरपतवार। तो इसे हम इस प्रकार पैराग्राफ के रूप में लिख सकते हैं, खरपतवार अवांछित पौधे हैं जो फसलों के साथ उगते हैं और इस खरपतवार को निकालने को निराई के रूप में जाना जाता है। इसके लिए हम या तो हाथों से खुरपी
जैसे औजारों का उपयोग करके इन्हें निकाल सकते हैं, या फिर कुछ रासायनिक पदार्थ जिन्हें हम खरपतवारनाशी कहते हैं, जिनके उदाहरण है 2,4-D। तो बच्चों, ये रासायनिक पदार्थ भी हमारी खरपतवार को निकालने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट जो पैराग्राफ हमें लिखना है वो है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग के बारे में हमने पढ़ा था कि दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेशिंग कहा जाता है। यहाँ पर जो पयालो शब्द लिखा है, पयालो का मतलब है कि हम फसल के बंडल बना लेते हैं, एक पूरा गुच्छा बना लेते हैं, उसको हम पयालो कहते हैं। तो यहाँ पर पयालो शब्द लिख लिया है, आप यहाँ दानों शब्द लिख सकते हैं कि दानों से भूसे को अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेशिंग कहा जाता है। अब इसके लिए हम मशीनों का भी उपयोग कर सकते हैं, और ये मशीनें दो प्रकार की होती हैं। एक होती है कंबाइन, जो कि दो मशीनों का संयोजन है जिसमें हार्वेस्टर और थ्रेशर इकट्ठे हैं। इसके अलावा एक अलग से मशीन आती है जिसको हम थ्रेशर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। ये बड़े अच्छे से हमने डिस्कस किया था कि उर्वरक और खाद में क्या अंतर है। प्यारे बच्चों, एक एक करके हम देखेंगे, लेकिन क्योंकि अंतर लिखना है तो आप बीच में लाइन लगा करके अंतर लिखेंगे, और जो बात हम खाद के बारे में लिखेंगे वही बात हम उर्वरक के बारे में भी लिखेंगे। तो आप बीच में लाइन लगाइएगा, उसके एक तरफ खाद लिखिए और दूसरी तरफ उर्वरक लिखिए। अब हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से कि खाद क्या है। खाद एक जैविक पदार्थ है, यानी ये उन पदार्थों से बनता है जो एक समय में जीवित थे। दूसरा, यह अपशिष्ट पदार्थों को मिट्टी में दबाकर बनाया जाता है ताकि इस पर सूक्ष्म जीव क्रिया कर लें। और तीसरा, इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। सेम बातें हम करेंगे उर्वरक के बारे में कि जैसे खाद जो रासायनिक पदार्थ था, तो खाद जो एक जैविक पदार्थ था, तो उर्वरक के बारे में हम कह सकते हैं कि यह एक रासायनिक पदार्थ है। खाद को हम खेतों में बनाते थे या गड्ढे में अपशिष्ट पदार्थों को दबाकर बनाते थे, लेकिन उर्वरक को हम फैक्ट्रियों में बनाते हैं और रासायनिक पदार्थों की सहायता से बनाते हैं। तीसरा, उसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व खाद में पाए जाते हैं, जबकि हर उर्वरक में एक विशेष पोषक तत्व पाया जाता है, जैसे किसी में नाइट्रोजन, किसी में फास्फोरस और किसी में अ, कुछ अन्य। तो इस प्रकार खाद और उर्वरक एक दूसरे से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन में है, सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियों का वर्णन कीजिए। उत्तर शुरू करते हैं। उत्तर शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सिंचाई किसे कहा जाता है। देखो बच्चों, समय समय पर हमें फसलों को पानी देना पड़ता है ताकि वो अपने अंदर खनिज लवणों को घोलकर ले सके। तो विभिन्न अंतराल पर, यानी समय समय पर, विभिन्न अंतराल का मतलब होता है समय समय पर, थोड़े थोड़े समय पर, और ये डिपेंड करता है कि हमने कौन सी फसल उगाई है। तो किसी फसल को कम पानी की आवश्यकता होती है और किसी को ज़्यादा। तो उत्तर जो हम लिखेंगे वो इस प्रकार लिखेंगे कि विभिन्न अंतरालों पर फसलों को पानी की आपूर्ति को सिंचाई कहा जाता है। अब सिंचाई की दो विधियां जो पानी का संरक्षण करती हैं, संरक्षण माने बचत करती हैं, वे इस प्रकार हैं। पहली है छिड़काव प्रणाली। नाम से पता चलता है कि पानी का छिड़काव किया जाता है, पूरा पानी ना बहा करके छिड़काव किया जाता है। अब इस विधि में होता क्या है, इस विधि के तहत लंबवत पाइप शीर्ष पर नोजल को घुमाते हुए नियमित अंतराल पर मुख्य पाइपलाइन से जुड़ जाते हैं। जब एक पंप की मदद से पानी को मुख्य पाइप के माध्यम से बहने दिया जाता है, यह घूर्णन नालिका से बच जाता है
और इस प्रकार छिड़का जाता है जैसे कि बारिश हो रही हो। जैसे बारिश की बूंदें इधर उधर गिरती हैं, इसी प्रकार छिड़काव प्रणाली में पानी गिरता है। नेक्स्ट प्रणाली है हमारी ड्रिप प्रणाली। देखो बच्चों, ड्रिप से एक बात याद रखना, जैसे आपने देखा होगा हॉस्पिटल वगैरह में जब ग्लूकोज किसी को लगता है तो जो ऊपर वाली बोतल होता है उससे बूंद बूंद करके ग्लूकोज नीचे आता है, तो वहीं से हमने नाप लिया ड्रिप प्रणाली। इस प्रणाली में पानी पौधों की जड़ों में एक एक बूंद करके पहुंचता है। इससे पानी की बहुत बचत होती है। अब इसको हम कहाँ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? यह फलों के पौधों, बगीचों और पेड़ों को पानी देने की सबसे अच्छी तकनीक है। पानी बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाता और यह उन क्षेत्रों में एक वरदान है जहाँ पानी की उपलब्धता खराब है, यानी जहाँ पर पानी की कमी है, यहाँ पर इसे हम बहुत उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? चर्चा कीजिए। प्यारे बच्चों, हम सब जानते हैं कि गेहूं रबी की फसल है। रबी माने सर्दियों में उगाई जाने वाली फसल है। तो गेहूं रबी की फसल है, इसलिए इसे ठीक से बढ़ने के लिए ठंडी जलवायु परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। अगर इसे खरीफ मौसम में बोया जाता है तो वहाँ पर क्या होगा? एक तो गर्मी ज़्यादा होगी, दूसरा पानी भी ज़्यादा होगा, जिसके कारण यह फसल, गेहूं के जो पौधे हैं वो विकसित नहीं हो पाएंगे और नष्ट हो सकते हैं। प्यारे बच्चों, हमें ये जानना और समझना बहुत ज़रूरी है कि जो फसल जिस मौसम के लिए अनुकूलित होती है वो उसी में ही अच्छी तरह से पनपती है और तभी उसमें अच्छी प्रकार से जो उसका दाना है वो बन पाता है। तो इसलिए हमें फसलों को उचित मौसम में ही उगाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्यारे बच्चों, हम सब जानते हैं कि जो पौधे हैं वो मिट्टी से ही अपने खनिज पदार्थ प्राप्त करते हैं। तो जब हम मिट अ, फसल को मिट्टी में उगाते हैं तो वो फसल उस मिट्टी से पोषक तत्वों की आपूर्ति लेती है। अब ये जो पोषक तत्व है पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ये बात तो आप सब जानते हैं कि किसी भी पौधे को या किसी भी जीवित प्राणी को वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अब अगर एक ही खेत में फसलों को लगातार उगाते रहें तो उस मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी और वह मिट्टी अनउपजाऊ हो जाती है। यानी कहने का ये मतलब है कि लगातार लगातार फसल ना उगा करके हमें फसलों में कुछ दिनों के लिए विराम देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरपतवार क्या है? हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? प्यारे बच्चों, हम ये प्रश्न या खरपतवार के बारे में पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं कि वे अवांछनीय पौधे जो फसल के साथ साथ प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं उन्हें खरपतवार कहा जाता है। अब क्योंकि ये अपने आप उगे हैं, अवांछनीय है, हम तो चाहते नहीं थे, तो अब हम इन्हें यहाँ से हटाना चाहते हैं, यानी अब हम उन्हें फसल से निकालना चाहते हैं। क्यों निकालना चाहते हैं? क्योंकि ये पौधे के पोषक तत्वों को ले लेते हैं, इसलिए हम इन्हें निकालना चाहते हैं। अब निकालेंगे कैसे, तो उसके बारे में बात करते हैं। खरपतवार निकालने और उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के कई तरीके हैं। खरपतवारों को समय समय पर हटाया जा सकता है। यह एक खुरपी की मदद से, हाथों से भी किया जा सकता है और कुछ रसायनों के प्रयोग से भी हम इन पौधों को खत्म कर सकते हैं, यानी नियंत्रित कर सकते हैं।
प्यारे बच्चों, हमारे अभ्यास के इतने ही प्रश्न थे जो कि हमने डिस्कस किए और एक बार फिर से इसको रिवाइज करने की कोशिश की। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे साथ इन प्रश्नों को अच्छी प्रकार से समझ पाए होंगे। यदि ऐसा है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।